बुलेटिन में बढ़ते आगे और अब बात धनबाद की। धनबाद में अपराधियों का उत्पात जारी है। तोप चाची में एटीएम मशीन उखाड़ने के बाद अब अपराधियों ने बरटांड जनता मार्केट में लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को भी उखाड़ ले जाने की कोशिश की है। ये तस्वीरें देखिए। हालांकि अपराधी इसमें सफल नहीं हो सके और एटीएम को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। एटीएम से कैश निकालने में अपराधी अभी कामयाब हुए या नहीं, इसके लिए बैंक अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। और इस घटना के बाद शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि एटीएम की सुरक्षा के लिए गार्ड भी तैनात नहीं रहते हैं। ऐसे में लगातार हो रही एटीएम चोरी की घटनाओं से लोग सकते में हैं। तो मैं आया हूँ सुबह में, तो देखा हूँ कि पुलिस लोग जांच कर रही थी, तो भाई पता चला कि एटीएम चोरी हुआ है एटीएम मशीन में। कल रात में कुछ घटना घटी है यहाँ पर, पैसा निकला नहीं निकला उसको सब लोग जांच तोड़ा गया है। पैसे की निकासी करने में सफल रहे या अब जांच करने के बाद यही पता चलेगा कि पैसा निकला है नहीं निकला है। कोई भी गार्ड यहाँ पे नहीं है? हाँ, गार्ड यहाँ नहीं रहता है। तो देखिए ये तस्वीरें कि किस तरह से अपराधियों ने एक एटीएम को उखाड़ ले जाने की कोशिश की। हालांकि अब जो है वो अधिकारियों के, बैंक के अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, तभी ये पता चल पाएगा कि कैश की चोरी हुई है कि नहीं। लेकिन इस घटना के बाद से लोग जहां सकते में, तो वहीं पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं हुई है धनबाद में। इससे पहले भी अपराधियों ने उत्पात जमकर मचाया। तोप चाची में एटीएम मशीन उखाड़ने के बाद अब अपराधियों ने बरटांड में जनता मार्केट में लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को उखाड़ने की कोशिश की। हालांकि इसमें वो नाकाम तो नहीं हुए, लेकिन पुलिस के चुस्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आखिर पुलिस कहां रहती है, वहां पर गार्ड मौजूद नहीं है, ये भी लोग कह रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एटीएम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हालांकि अपराधी जो है वो कैश निकालने में कामयाब हुए या नहीं, इसका इंतजार है, क्योंकि बैंक अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। बैंक अधिकारी पहुंचेंगे और उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आएगी। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता संजय गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय, ये बताइए, कहा जा रहा है कि बैंक अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, तो क्या बैंक अधिकारी पहुंचे हैं? ये पता चल पाया है कि चोर जो हैं वो कैश निकाल पाए हैं कि नहीं? फिलहाल जो बैंक अधिकारी वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन अब तक ये बात का मालूम नहीं चल पाया है कि क्या कैश निकली है, या अगर कैश निकली है तो कितनी मात्रा में निकली है, क्या जो अपराधी है वो इसमें सफल हो पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि धनबाद शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्र में से जनता मार्केट हाउसिंग कॉलोनी को जाना जाता है, और वैसे जगह पर अपराधी अगर इस तरीके से एटीएम सेंटर पहुंचकर अगर एटीएम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसको क्षतिग्रस्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो व्यवस्था उस पर सवाल उठते हैं। रात्रि गश्ती जो की जाती है, जो कहा जाता है कि रात्रि में लोगों को सुरक्षा दी जाएगी, वो भी अपराधी शहर के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन इस तरह की वारदातों के होने से ये तो साफ हो जा रहा है कि शहर में जो गश्ती है वो कहीं से भी पुलिस के द्वारा ठीक ठाक नहीं किया जा रहा। अगर ये ठीक ठाक किया जाता तो कहीं ना कहीं ये वारदात नहीं होती। ये यहाँ तक कि धनबाद की स्थिति ये हो चुकी है कि धनबाद से अगर थोड़ी दूर बरवड्डा थाना क्षेत्र चला जाए, वहाँ के एक बड़े से जो कॉलोनी है वहाँ पर कई अपराधियों को नकाबपोश स्थिति में घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, लेकिन अब तक उस मामले में भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस यहाँ पर जो घटनाएं होती है उस पर यह कहती है कि वो पकड़े नहीं जा रहे, लेकिन जो पकड़ में आते हैं उनको भी पकड़ने का प्रयास पुलिस नहीं कर रही है। और अब जो चुनौती लगातार अपराधी पुलिस को दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये वारदातें पुलिस की विफलता को दर्शा रही है। वाकई संजय, देखिए जिस तरह से ये तस्वीरें और ये खबर निकलकर सामने आ रही है, पुलिस पर तो सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल उठ रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पर गार्ड भी मौजूद नहीं रहते। और ये भी आप बताइए कि क्या कोई सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि एटीएम पे आमतौर पर सीसीटीवी लगे होते हैं, तो क्या कुछ फुटेज निकलकर सामने आया, कोई सुराग मिलकर सामने आया अपराधियों को लेकर? फिलहाल जब सुबह ये घटना हुई, वहाँ सदर थाना के थाना प्रभारी और कुछ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे। वो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को देख रहे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ उन्होंने देखा ये अभी साफ नहीं बताया। उस क्षेत्र के केवल एटीएम सेंटर नहीं, कई अन्य जगहों पर भी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, तो उन सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्या कुछ छन कर आया है, क्या अपराधी की पहचान हो पाई, ये अब तक खुलासा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही है पुलिस के लिए चुनौती है, और अगर इस तरह की घटनाएं होगी तो फिर पुलिस से जनता का विश्वास कहीं ना कहीं होता चला जाएगा। चलिए संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।
बढ़ते आगे और बड़ी खबर गढ़वा से, जहां धुरकी थाना क्षेत्र के भंडार पंचायत में एक युवती का शव उसके घर से बरामद किया गया है। मृतक की मां ने थाने में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए 2 युवकों के खिलाफ आवेदन दिया है। मां के मुताबिक गांव का ही आरोपी विशाल और योगेंद्र जबरन उसके घर में घुसा और अकेला देखकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मृतक की मां ने विशाल पर ही रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवा दिया है। इधर लिखित आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। गुमला में रेप के आरोप में 2 युवकों को जिंदा जलाने की घटना के बाद इलाके में तनाव कायम है और इस मामले में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। मृतक सुनील उरांव का शव रांची से जब गुमला पहुंचा तो पूरे जो माहौल था वो गमगीन हो गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीण एक बार फिर से बेकाबू हो गए। हालांकि गांव में पहले से ही कैंप कर रही पुलिस ने समय रहते हालात को काबू में कर लिया और अपनी देखरेख में मृतक का अंतिम संस्कार भी करवाया। इधर तनाव को देखते हुए पुलिस गांव में लगातार कैंप कर रही है। इधर रांची में आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। कारोबारी पुनीत पोद्दार और पंकज पोद्दार के ठिकानों पर चल रही इस छापेमारी में आयकर विभाग को सफलता मिलने की भी सूचना है। पुनीत पोद्दार के ठिकानों से करोड़ों रुपए भी मिलने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक जो पुष्टि है वो होनी बाकी है। आयकर विभाग की ये पूरी कार्रवाई ईडी के इनपुट के आधार पर की जा रही है। मामले की ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता ओम प्रकाश। आयकर विभाग की छापेमारी आज दूसरे दिन भी जारी है। पुनीत पोद्दार और पंकज पोद्दार के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मकान है इसमें सबसे बड़ी टीम इस वक्त आईटी की मौजूद है। आपको ये भी बताना चाहेंगे इन मकानों में पुनीत पोद्दार और पंकज पोद्दार के भी आवास हैं, जो कि पूरी तरह से अगर कहा जाए तो ये आवास एक होटल के समान है। तमाम सुविधाएं इस आवास में मौजूद है और यही वजह है कि आईटी की सबसे बड़ी टीम की रेड यहीं पर है। वहीं दूसरी तरफ कई इनके जो ठिकाने हैं उन ठिकानों पर भी लगातार आईटी की छापेमारी की जा रही है। वहां से कई जगहों से जो पैसों की रिकवरी हुई है, करीब करोड़ों रुपए की बरामदगी की बात सामने आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी भी बाकी है, जिसका इंतजार अभी किया जा रहा है। आपको ये बताना चाहेंगे कि आईटी के द्वारा जो रेड है वो कंप्लीट होने के बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि ये इस रेड में कितनी सफलता आईटी की टीम को मिली है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो पूरी छापेमारी है वो ईडी की तरफ से इनपुट मिले थे, उसी आधार पर ये छापेमारी की जा रही है। देखना होगा कि इस पूरे नेटवर्क में और किन किन लोगों का नाम आ पाता है और इससे आईटी की इस छापेमारी से ईडी या फिर दूसरी अन्य एजेंसियों को कितना लाभ मिल पाता है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और धनबाद के लोग रात में भी सो नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से एक के बाद एक लगातार आपराधिक वारदातें। पुलिस लोगों में सुरक्षा की भावना को जगाने में नाकाम दिख रहे हैं। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और पुलिस आराम से सो रही है। अपराधियों के चुस्त और पुलिस के पस्त होने की तस्वीर बरवड्डा इलाके की सामने आई है, जहां बिहार विज्ञान कॉलोनी में 8 जून की रात 8 से 10 नकाबपोश अपराधी खुलेआम मोहल्ले में घूमते दिखे। अपराधी की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नकाबपोश अपराधी घर की बाउंड्री को पार कर झांकते हुए दिखता है तो घर के बारे में जानकारी भी लेता है, रैकी करता है और इस सीसीटीवी फुटेज के बाद से लोग दहशत में हैं और पुलिस की सुरक्षा से को लेकर वो गुहार भी लगा रहे हैं और अपराधियों को पकड़ने की लोग जो है वो अपील भी कर रहे हैं। इधर अपराधियों के बेखौफ होने से पुलिस की गश्ती पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और झारखंड हाईकोर्ट में माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा मामले में सुनवाई हुई। पिछले सुनवाई 3 जून के आदेशानुसार तीनों याचिका पर आज मेरिट पर सुनवाई होनी थी, लेकिन महाधिवक्ता की ओर से सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शेल कंपनियों के निवेश मामले में सुप्रीम कोर्ट में
एसएलपी दायर करने की जानकारी दी गई। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले का ईडी ने पुरजोर विरोध किया, जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यह उनका विशेषाधिकार है। बाकी बचे दोनों मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की तैयारी है और इस मामले में 17 जून को अगली सुनवाई होगी। आज केस था 4290-727 और 4632। तीनों केसेस की सुनवाई एक साथ हो रही है और जो 3 तारीख को जो एक जजमेंट आया था माननीय उच्च न्यायालय का डिवीजन बेंच का, जो हम लोगों ने मेंटेनेबिलिटी का पिटीशन दिया था, उस मेंटेनेबिलिटी के पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था स्टेट की तरफ से। उस ऑर्डर के खिलाफ राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने का निर्णय लिया है और हम लोगों ने आज उसमें एसएलपी फाइल कर दिया है। हमने ये कहा कि आप 2 मैटर में गए हैं, उसमें एक मैटर में तो आपने यही कह दिया हम उसमें मेंटेनेबिलिटी चैलेंज नहीं करते। जब आपने यहाँ कंसीड कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का सवाल कहाँ है, ये कोर्ट ने भी कहा, ठीक है। और तीसरी मैटर में तो आपने कोई एप्लीकेशन लगाई ही नहीं है जजमेंट की, वो चलाओ। लेकिन क्योंकि तीनों एप्लीकेशन साथ चलनी थी, इसलिए कोर्ट ने 17 तारीख रखी है और ये कहा है कोर्ट ने कि 17 तारीख को चलाना पड़ेगा मैच। तो उनका आईए रिजेक्ट किया है क्या? एडजमेंट ग्रांट किया ना। अच्छा, आईए रिजेक्ट कैसे हुआ? और इधर जामताड़ा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से बर्न यूनिट भवन लाखों रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन आज तक इसका ताला नहीं खुल सका। ऐसे में जिले में आग से झुलसे मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता है और उन्हें बाहर रेफर कर दिया जाता है। भीषण गर्मी में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती और इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग बर्न यूनिट को चालू करने में उदासीन बना हुआ है। इतना ही नहीं, बर्न यूनिट भी सदर अस्पताल में करीब 2 किलोमीटर दूर बना दिया गया है। ऐसे में जलीय अवस्था में जो मरीज आते हैं उनका सदर अस्पताल में ही अलग से वार्ड बनाकर इलाज किया जाता है। सिविल सर्जन में बर्न यूनिट चालू करने में मैन पावर की कमी को वजह बताया गया और कहा गया है कि अगर मैन पावर मिल जाता है तो जल्द इसे चालू कर दिया जाएगा। बर्न यूनिट सदर अस्पताल से कुछ दूरी पर बना हुआ है और उसके लिए सेपरेट स्टाफ की जरूरत है। क्योंकि HR की कमी है, इसलिए हम लोग सदर अस्पताल में ही जो भी बर्न के पेशेंट आते हैं उनको एक अलग वार्ड बना के इलाज हम लोग करते हैं। अलग करने के लिए डॉक्टर की भी ज़रूरत है, उसके लिए सेपरेट स्टाफ की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी उतना हमारे पास मानव बल नहीं। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।